हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ और मेरा आज का टॉपिक रहेगा इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के ऊपर मैं आज आपको बात करूँगी कि इनफर्टिलिटी होती कैसे है ना। कब हम एक वुमेन को या मेल को इनफर्टाइल डिक्लेयर करते हैं और क्या क्या इसके कॉज हैं, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, कैसे हम यौगिक मैनेजमेंट के थ्रू नेचुरली इसको ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें और ध्यान से इसको सुनिएगा। और जिनको भी आप जानते हैं कि वो इनफर्टिलिटी या फिर कंसीव करने में या अभी तक उनको बेबी नहीं हुआ है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। मैंने काफ़ी सर्च किया इस पर कि क्या कुछ बेटर मैं आप लोगों तक पहुंचा सकती हूं, और तभी मैं आज ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो सबसे पहले इनफर्टिलिटी होती क्या है। इनफर्टिलिटी हम उसको बोलेंगे कि जब कपल नेचुरली कंसीव कर रहे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव, और वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, नेचुरली कंसीव वो नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि दिस इज़ इनफर्टाइल। यस। अब जब इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो यूजुअली वुमेन्स टारगेट होती हैं। जब भी मतलब आप कभी भी देख लीजिएगा कि मैं इनफर्टिलिटी की बात करी तो आपने मतलब आपके दिमाग में भी गया होगा कि वुमेन्स के लिए है ये टॉपिक। नहीं, दिस इज़ फॉर बोथ, फॉर मेल एंड फीमेल्स। और आने वाले जिनकी शादियां नहीं हुई हैं या आने वाले समय में ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसको सभी ध्यान से सुने। और जो बातें मैं मुख्य जो आप लोगों के लिए बातें हैं, जो भी आपको ठीक लगे इस वीडियो से आप निकाल लीजिए और उसको आज से ही अपने दिनचर्या में उसको फॉलो करेंगे तो आप 100-200% जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए, तो देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इनफर्टिलिटी मैंने आपको बताया, तो मैंने बताया कि इनफर्टिलिटी में वुमेन्स टारगेट होती हैं, राइट। तो ये वुमेन्स का ही केस नहीं है, इसमें मेल भी उतने ही हकदार होते हैं जितने वुमेन्स हैं, लेकिन एज कंपैरेटिव टू मेल पार्टनर फीमेल्स ज़्यादा प्रभावित होती हैं, है ना। उनके ऊपर बहुत साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है, फैमिली प्रेशर होता है, और साथ के साथ जब कहीं बाहर आप निकलते हैं तो सोसाइटी का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो वैसे ही वो स्ट्रेस में चली जाती हैं। जैसे ही शादी को 2 साल हुए, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद ही जो है अभी भी कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं कि बच्चे के लिए प्रेशर करते हैं, और 2 साल हो जाएं, 3 साल हो जाएं तो फिर तो लेडीज़ के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है उस घर में रहना या बाहर निकलना, क्योंकि उनके लिए एक ही सवाल बनकर रह जाता है कि अब कब करोगे, है ना, अब और क्या बूढ़े होकर बच्चा करोगे। तो ये सब बातें जो हैं बहुत ही, इन सब बातों के साथ जीना रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है उन सब कपल्स के लिए, उन सब लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और कैसे आप इस प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं घर बैठे, कैसे आप नेचुरली इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड तक आपको सब बातों का पता चल जाएगा, ठीक है। सो WHO ने तो इसको अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उन्होंने तो इसको पब्लिक हेल्थ इशू के उसमें देखा है कि दिस इज़ अ पब्लिक हेल्थ इशू, है ना। लेकिन ये पर्सनली ये जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम भी है ना। जहाँ पर मेल्स को प्रॉब्लम, अगर हम इसकी रेटिंग की बात करूँ मैं, तो मान लीजिए आप 25 मिलियन पॉपुलेशन, अगर मैं 80 मिलियन पॉपुलेशन में से आउट ऑफ बात करूं तो कम से कम 20 to 25 मिलियन जो है इनफर्टिलिटी से जूझ रही है ना, या फिर उसको सफ़र कर रही है उसकी वजह से। और दूसरा क्या है कि अगर मैं परसेंटेज की बात करूं इसकी, तो 16 से 17%, 16 to 17% कपल्स जो हैं वो इस प्रॉब्लम में हैं अभी आज के टाइम पर, ठीक है। इंडिया में तो है ही है, और काफ़ी जगह पर है ना।
तो इसको करना मतलब इसमें अब रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो जाते हैं। देखिए, मैंने बताया कि मेल और फीमेल्स दोनों का होता है, लेकिन कारण क्या है ना, इनफर्टिलिटी रेट बढ़ क्यों रहा है। सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि आज करियर को लेकर हम लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं ना, कि अभी शादी जब करेंगे जब हमारी जॉब लगेगी, है ना, क्योंकि खर्चे इतने हो जाते हैं एक्सपेंसिव। हमें अच्छा, हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें अच्छा ओढ़ने पहनने के लिए चाहिए, है ना, स्टेटस बनाने के लिए, हमें अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए अच्छा खाना पीना भी पड़ता है। तो हर चीज़ जो है पैसे से चलती है, और उस पैसे के लिए ही लोग बाग अपनी एज फैक्टर जो है सबसे ज़्यादा बिग जो है बायोलॉजिकल, ये इनफर्टिलिटी दो तरीके की होती है ना, दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वन इज़ बायोलॉजिकल फैक्टर एंड सेकेंड इज़ लाइफस्टाइल फैक्टर। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी होती है। तो सबसे जो बायोलॉजिकल फैक्टर है वो है हमारा एज, जिसमें कि स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई करते हैं, पीएचडी करते करते उनका एज जो है वो 30 तक हो जाता है, और 30 के बाद फिर कहीं रिश्ता देखना चालू करते हैं तो 32, 33 और कई लोग 35 तक भी पहुंच जाते हैं। फिर क्या होता है कि अपना लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं, 2 साल और इस चीज़ में निकल जाते हैं, तो 35, 37 के बीच में या फिर 33 के बाद जो है कॉम्प्लिकेशंस आनी ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। इसलिए ही जो सही एज हमारी इंडिया में बताया गया है वो है 24, है ना, टिल 24 और 27 तक आपकी शादी हो जानी चाहिए। लेकिन ये भी बात है कि बेरोज़गारी आज इतनी है कि अगर हम कमाएंगे नहीं तो हम पार्टनर को या हम कैसे अपने खर्चे पूरे कर सकेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज़ दिस कि एज फैक्टर बहुत ज़्यादा है। सेकंड क्या है, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल, अब जब तनाव होता है ना, एज हो जाती है तो फिर शादी में भी कॉम्प्लिकेशन आती है ना। अगर मान लीजिए आपको जॉब नहीं मिली तो अब शादी तो करनी ही है, घर वालों का प्रेशर है, या फिर आप खुद का भी मन करता है। जब दूसरों को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई, हमारे साथ भी एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए जिसके साथ हम अपना सब कुछ शेयर कर सकें। तो वो लाइफस्टाइल, जब वो स्ट्रेस होता है तो वो स्ट्रेस के कारण काफ़ी सारे लोग ड्रग्स लेने लग जाते हैं, काफ़ी सारे लोग अल्कोहल लेने लगते हैं, शराब लेने लगते हैं ना, यार दोस्तों में बैठते हैं तो शराब पीनी शुरू कर देते हैं। ऐसे ही हो जाती है वो, है ना, चाहते नहीं, लेकिन ये स्ट्रेस ऐसा होता है कि वो भूल जाते हैं ना, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और वो हैबिट में आ जाती है एक टाइम के बाद, है ना। और खाना पीना जो है जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप फास्ट फूड वगैरह खाने लगते हैं। आप देख लीजिएगा, जो भी लोग इनफर्टिलिटी का शिकार हैं और मेरी आज वीडियो आप सुन रहे हैं, तो आपको मेरी एक एक बात जो है सत्य लगेगी। इसके बाद मैं बात करती हूँ कि मेन इनफर्टिलिटी में क्या होता है और फीमेल इनफर्टिलिटी किन किन चीज़ों को सफ़र करती है। देखिए, जब मेल इनफर्टाइल होता है तो उसमें हो सकता है कि इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो, है ना, और हो सकता है कि आपका स्पर्म काउंट जो है वो काफ़ी लो हो। जब भी आप अगर कपल जो है डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो यूजुअली सबसे पहले यही बोलेंगे कि आप एक बार स्पर्म काउंट टेस्ट करवाइए, है ना। हो सकता है कि फीमेल बॉडी ठीक हो, मेल पार्टनर में ही कोई प्रॉब्लम हो या समस्या रही हो, है ना, जिसका सोच रहे हैं कि फीमेल में प्रॉब्लम है लेकिन हो सकता है कि मेल में ही प्रॉब्लम मिले, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है कि फीमेल में क्या क्या होता है प्रॉब्लम, अगर इनफर्टिलिटी के कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है ओव्यूलेशन ठीक टाइम पर ना होना। अब ओव्यूलेशन ठीक टाइम पर ना होने से मैं क्या समझा रही हूँ, यानी कि पॉलीसिस्टिक PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिसमें कि आपके मेंसेस जो होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, ठीक है। मतलब 28 डेज़ की, 30 डेज़ की कुछ लोगों की, महिलाओं की साइकिल होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके 45 डेज़ हो जाते हैं, या फिर 2 मंथ्स हो जाते हैं, 3 मंथ्स हो जाते हैं, या कई तो ऐसे सीवियर इस PCOD के शिकार होते हैं कि 6 मंथ तक नहीं होते। मेरे पास ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स आते थे, डिस्कस करते थे कि मैम ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और हमारा टाइम पीरियड इतना लंबा है। तो काफ़ी हद तक उन्हें योग से रिलीफ हुआ था। काफ़ी चीज़ें जो मैंने खुद के लिए ट्राई किया था उन सब लोगों को भी बताया मैंने, तो कुछ हद तक उनको बहुत ही आराम हुआ था, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक नहीं कर पाए थे, क्योंकि प्रॉब्लम जो होती है ना वो
लंबी हो जाती है, उसका टाइम इंटरवल ज़्यादा हो जाता है। और लेकिन जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट को हम सोचते हैं कि मैंने हफ्ता किया, 10 दिन किया, मेरे को तो 20 दिन हो गए, महीना हो गया यार, मेरे को तो अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं मिला है। आप ये तो देखिए कि आपकी प्रॉब्लम कितनी पुरानी है। जितनी आपकी प्रॉब्लम पुरानी है एटलीस्ट आप उतना टाइम तो उसको हील करने में, उसको क्योर करने में दे सकते हैं ना। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इज़ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन की दिक्कत है कि अगर आप ठीक टाइम पर पता ही नहीं चलेगा कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है तो फिर कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है ना, टाइम आगे पीछे हो जाता है। एक्चुअल हमें एग फर्टाइल कब हो रहा है नहीं पता चलता। सेकंड क्या है कि और इससे ओव्यूलेशन में क्या है, हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो हमें अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हमारा ओव्यूलेशन हमें ठीक टाइम पर पता चल सके और हमारी प्रॉपर रेगुलर साइकिल होगी तो इट विल हेल्प यू। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है रिस्क फैक्टर कि फैलोपियन ट्यूब्स में कुछ दिक्कत हो। फैलोपियन ट्यूब या तो डैमेज हो गई है या फिर वो ठीक तरीके से मतलब काम नहीं कर रही है ना, मतलब उसमें से एग जो है फर्टाइल एग नहीं आ पा रहा है। या फिर कुछ और हेल्थ मेडिकेशन, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। थायराइड भी जो है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस करने में बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है तो काफ़ी लोगों को जो है ओवरवेट हो जाते हैं ना। कुछ लोग जो होंगे ओवरवेट होंगे या फिर अंडरवेट होंगे तो उन लोगों को भी इस चीज़ के लिए इसकी प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी की। ठीक है, ये बात की मैंने, यानी कि मेल और फीमेल्स दोनों में ही इनफर्टिलिटी हो सकती है। क्या क्या कारण हो सकते हैं मेन में मैंने आपको बताया है। अब मैं बात करती हूँ कि हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं बात करूँगी आपको योगासन के लिए, योग के लिए, कि हम कैसे योगिक मैनेजमेंट के थ्रू हम कैसे जो है इनफर्टिलिटी को ठीक कर सकते हैं। व्हाट इज़ द योगिक मैनेजमेंट फॉर इनफर्टिलिटी इज फॉर ऑल दोज कपल्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट आपको बात करूँ। योग में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपको इस प्रॉब्लम से जो है काफ़ी रिलीफ मिले। हाँ, एक बात और भूल गई मैं कि स्ट्रेस इसमें बहुत ज़्यादा होता है ना। आप देखेंगे कि आपको अच्छा, मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछती हूँ। क्या आपको नींद अच्छी आती है? क्या आप इनफर्टिलिटी को फेस कर रहे हैं और उसके बाद आपको नींद अच्छी आती है? नहीं, योर आंसर इज़ नो। क्या आप बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाते हैं? क्या आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं? आंसर इज़ नो। क्या आप कोई भी स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं? क्या आप साइकोलॉजिकल और इमोशनली डिस्टर्ब नहीं हैं इस चीज़ को लेकर, लेसनेस को लेकर? यस, आप हैं परेशान, है ना। तो आप अच्छा हेल्दी फूड नहीं ले रहे हैं, है ना। आपको नींद अच्छी नहीं आ रही, और जब नींद अच्छी नहीं आती है तो फिर बॉडी हील कैसे करेगी? सबसे बिग रीज़न है कि नींद में जब आदमी सोता है, स्नोरिंग नींद लेता है वो, तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली बहुत ही फास्ट हीलिंग करती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको नींद अच्छी लेनी, और नींद अच्छी जब ही होगी जब आपकी हेल्थ कंडीशंस आपको बेटर होती नज़र आएंगी। आपको काम करना पड़ेगा। अब मैं आपको योगिक मैनेजमेंट बताती हूँ कि आप इनफर्टिलिटी के लिए क्या करें। सबसे पहले आपको आज से ही शुरू करना है, अभी से ही शुरू करना है कि मैं अभी क्या ले सकती हूँ नेक्स्ट स्टेप में, या अभी मैं क्या ले सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, है ना। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है ना, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आती है। डाइवोर्स की समस्या आ जाती है, सेपरेट रहने लग जाते हैं, या बात बात पर एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। ये एक बहुत बिग इशू हो जाता है उनके बीच में। तो एक दूसरे को ताना ना मारें, एक दूसरे को समझें, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं होता है। ये सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है कि जो हमें इसी जीवन काल में किसी को किसी रूप में मिलता है, किसी को किसी रूप में मिलता है ना। देखिए, गरीब भी है और अमीर भी है। किसी के पास बच्चे हैं लेकिन दौलत नहीं है, किसी के पास दौलत है लेकिन बच्चे नहीं है ना। तो आप जब दुखी हैं तो अपने से छोटों को देखें, और सुखी हैं तो फिर अपने से ऊपर को भी देखें, है ना। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ चलती रहती है, एंड समय का पहिया घूमता रहता है। समय एक जैसा नहीं रहता है, सबके जीवन काल में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन चलते रहते हैं। लोग बाग दिखाते कुछ है लेकिन होता कुछ और है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, और विदाउट एनी फाइट आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। जब आप सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे और एक के साथ एक मिलकर चलेंगे तो वो रास्ता और वो जो बात है, रेल गाड़ी है, वो बहुत ही
स्मूथली चलेगी, है ना। साइकिल का एक टायर अगर स्टेशनरी रहेगा और एक चाहता है कि मैं मूव करूँ, मैं इसको क्योर करूँ, तो नहीं हो पाएगा ना। दोनों को ही एक साथ रिवोल्यूशन करना पड़ेगा, तब जाके वो आगे बढ़ेगी गाड़ी। तो मैं अब यौगिक मैनेजमेंट पर आती हूँ। यौगिक मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कपालभाति। आपको पेल्विक की प्रॉब्लम है ना, मतलब जो हमारी ओवरीज है या फिर हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हमारे शरीर के निचले हिस्से में है, ठीक है, अपर, मिडल एंड लोअर। तो लोअर बॉडी के लिए आपको ज़्यादा काम करना है। सबसे ज़्यादा है कपालभाति। कपालभाति रोज करनी है, जितना हो सके आप उतना कपालभाति करें, है ना। 200 बार करें, 600 बार करें, 800 बार करें, 1000 बार करें। आपको टाइम देना है, 10-10 मिनट आप दीजिए। दिन में 4 बार आप 10-10 मिनट निकाल लीजिए। यौगिक मैनेजमेंट के लिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिक इनफर्टिलिटी योगा फॉर इनफर्ट, इसमें मैं सिर्फ बताऊंगी आपको। जो अगर आप कहेंगे तो मैं वैसे भी बनाऊंगी, लेकिन एक आइडिया मुझे हो जाएगा कि कितने लोगों की डिमांड है इस वीडियो के लिए। तो उसमें मैं क्या है कि पर्टिकुलरली फिर आप योग पर ही बात करूंगी कि आपको कैसे चीज़ें करनी है। फिर मैं ये नहीं बताऊंगी इनफर्टिलिटी कैसे क्या है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले करना है कपालभाति। ये मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो डेली करनी है आपको। डेली कपालभाति करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर कीजिए और भ्रामरी प्राणायाम करें। स्ट्रेस को और नींद को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर हम योगासन की बात मैं करूँ तो आप पश्चिमोत्तानासन करें, है ना, ऊष्टासन कीजिए और मत्स्य आसन आप करें, शीर्षासन आप कीजिए। शव आसन में डीप ब्रीदिंग करें और सेल्फ एफर्मेशन कीजिए। सोने से पहले सेल्फ एफर्मेशन, डीप ब्रीदिंग के साथ सेल्फ एफर्मेशन कीजिए कि आई कैन कंसीव, है ना, माई बॉडी इज़ हेल्दी एंड आई कैन कंसीव, है ना, एंड विद इन नेक्स्ट 45 डेज आई विल कंसीव। इस तरीके से कुछ भी आप अपना एफर्मेशन बना लीजिए। देखो, जब आप जो भी प्रैक्टिस शुरू करेंगे ना, उसमें आपको मिनिमम 3 मंथ्स आपको देने पड़ेंगे। 3 मंथ्स आपको देने पड़ेंगे। साथ में जो है आप कुछ सप्लीमेंट्स भी अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि हम कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, है ना, तो आप मुझे कुछ सप्लीमेंट्स बता दीजिए। मैंने अपना डाइट और योगा और नेचुरोपैथी भी मैं अपने साथ ले रही हूँ, पर इससे मेडिकल से भी, ताकि मुझे कुछ हेल्प हो जाए, तो वो भी आप ले सकते हैं साथ के साथ। और नहीं ले रहे हैं पूरा कंप्लीटली, आप इसमें नेचुरली आप इसको जाना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, योगासन मैंने आपको बताए हैं। और इसके बाद नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, डाइट, हेल्दी डाइट लेनी है। कुछ भी आपको बाहर का नहीं खाना है। आपको अगर बाहर जाते हैं तो अपने बैग में आप स्नैक्स रखिए, हेल्दी चने रख लीजिए, चने और गुड़ रख लीजिए, है ना, या फिर आप फ्रूट रख लीजिए जो भी आपको पसंद है, या फिर कोई आप हेल्दी ड्रिंक बना लीजिए, है ना, अपने साथ ले जाइए, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, रेजिन्स रख लीजिए, किशमिश वगैरह रख लीजिए, खजूर, ये जो डेट्स होती हैं, अभी तो गर्मी है, गर्मी में तो नहीं खाने चाहिए। जो भी आपको ड्राई फ्रूट ठीक लगे तो फिर आप वो खा सकते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए, ठीक है। फिर क्या है कि नेचुरोपैथी में और आप कर सकते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें, है ना, जितने भी टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में हैं अपनी बॉडी से उसको बाहर निकालिए। अपनी बॉडी को लाइट कीजिए, है ना, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश कीजिए। आपस में बात कीजिए, कहीं घूमने चले जाइए और मॉर्निंग वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए, अपने पैल्विक रीजन को एक्टिव कीजिए, वहाँ के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करें और डीप ब्रीदिंग आप कीजिए। मड थेरेपी आप ले सकते हैं और गर्म और ठंडी पट्टी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी हुआ है कि गर्म और ठंडी पट्टी का आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे भी जो है काफ़ी रिलीफ मिलता है, बहुत ही रिलीफ मिलेगा आपको, है ना। बैक एक होगा तो भी, और अगर पेल्विक की कोई भी सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव आपको प्रॉब्लम है तो वो काफ़ी हद तक आपको क्योर करने में मदद करती है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि स्लीप लेना, है ना, जब आप एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग करेंगे, पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। आपको लगेगा कि अगर ओव्यूलेशन की दिक्कत है तो ओव्यूलेशन की दिक्कत आपकी सही होगी और फिर आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ कंडीशंस बेटर होती नज़र आएंगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्लीप है वो भी अच्छी हो जाएगी। आप अच्छा खाइए, है ना। जिन जिन बातों को मैंने आपको डिस्कस किया है उन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कोई आपके मन में सवाल है, जवाब है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं
और अगर कमेंट में नहीं करना चाहते हैं कि सबको सामने नहीं पूछ सकते हैं हम, तो आप मेरी मेल आईडी पर भी मुझे मेल करके आंसर ले सकते हैं। मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी, और नहीं पता होगा तो मैं अपने सीनियर्स से पूछ कर डिस्कस करके आप तक आंसर आपका ज़रूर दूंगी। चलिए आज की इस वीडियो में मैं इतना ही बताती हूँ। हाँ, एक बात और, ये मैं भूल गई, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे थे। कीगल एक्सरसाइज मोस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। डेली कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप इसको कर सकते हैं। प्लस योग में बंध का अभ्यास भी बताया, तो उसमें आसनों के बाद ही मैं ऐड करने वाली थी, लेकिन मेरे माइंड से स्किप हो गया। जालंधर बंध और मूल बंध का भी इसमें अभ्यास किया जाता है, वो भी आपके लिए बहुत ही इनफर्टिलिटी को क्योर करने के लिए, चाइल्डलेसनेस की फीलिंग को दूर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपकी एक ऊर्जा को क्रिएट करते हैं और आपकी कंसीविंग पावर को बढ़ाते हैं, आपके यूट्रस को, आपकी फेलोपियन, ये जो कीगल प्रैक्टिस है ना, ये तो ज़बरदस्त है, मतलब ज़बरदस्त है ना। इसको करते कैसे, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। के करके आप टाइप कर सकते हैं, के करके वीडियो आप बता दीजिए, या फिर योगा फॉर इनफर्टिलिटी वीडियो जल्दी से जल्दी दीजिए आप, है ना। या फिर हम चाहते हैं वीडियो बनाना, तो इस तरीके से, ताकि मुझे जैसे ही समय मिले तो मैं इस पर आप लोगों तक योगा फॉर इनफर्टिलिटी वीडियो भी शूट कर पाऊँ, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और आशा करती हूँ कि मैं जो भी कपल्स निसंतान हैं उन सभी को संतान हो, सभी को संतान का सुख मिले, हष्ट पुष्ट बेबी उनकी गोद में जल्दी ही आए, और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।